हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सांद्रता तथा सांद्रता के प्रकार, कंसंट्रेशन एंड देयर टाइप्स। इसमें हमने तीन प्रकार की सांद्रता, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता पढ़ी थी। साथ में मैंने आपको मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस भी करवाए थे। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। आज हम आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न क्या होता है, और इससे मोललता या मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। कंपटीशन लेवल में बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर। तो देखो, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स। इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी अवयव के मोल, दैट मीन्स मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि विलियन के कुल मोल, विलियन के किसी एक अवयव के मोल बटा विलियन के कुल मोल। अपन यूं कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स। ये मोलों का अनुपात है। किसी एक कंपोनेंट के मोल और कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये मोल मोल का रेशियो है तो अपन सिंपल बोल सकते हैं कि मोल से मोल कट जाएगा, सो इट इज यूनिट लेस। तो इनमें से कौन सी सांद्रता यूनिट लेस है, तो आप ध्यान रखना मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, बिकॉज मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, ये किस प्रकार की सांद्रता है, तो इट इज वेट बाय वेट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी भार भार है, क्योंकि ऊपर मोल का मतलब भी भार है, नीचे मोल का मतलब भी भार है। तो ये भार भार प्रकार की सांद्रता है। और आपको याद होगा कि भार भार सांद्रता पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस प्रकार की सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं। मान लीजिए एक विलियन है, उस विलियन के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। सपोज दैट ए है जिसके मोल n1 है, बी है जिसके मोल n2 है, और सी है जिसके मोल n3 है। तो ए का मोल अंश क्या होगा, बी का मोल अंश क्या होगा, और सी का मोल अंश या मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो अपन इजीली कर सकते हैं इसको। कैसे, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, लाइक ए का निकालना है, तो एक्स ए इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू n1 एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। किसी एक कंपोनेंट के मोल्स में कुल मोल्स को डिवाइड कर दीजिए, तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो फ्रैक्शन ही मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन पूछ लेते, मान लीजिए आपको कि इसमें बी का मोल अंश कितना होगा। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वी कैन राइट एक्स बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी विच इज n2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पूछ ले कि सी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मीन्स एक्स सी इक्वल टू n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल्स में टोटल मोल्स को डिवाइड कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यह एक फ्रैक्शन है, अपन यूं कह सकते हैं ना, यह एक अनुपात का एक फ्रैक्शन है, यानी कि अंश है। तो हमेशा ध्यान रखना कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है, यानी अगर मैं तीनों को वापस से ऐड करता हूं XA प्लस XB प्लस XC, तो ये हमेशा आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी विलियन का कुल मोल अंश हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालें, आपको मोल्स का रेशियो करना है, भार का रेशियो नहीं करना है ना। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इसमें। जैसे 4 ग्राम ए है, 2 ग्राम बी है, तो वो सीधा कर लेते हैं कि 4 और 4 ग्राम ए तो डिवाइड बाय 4 प्लस 2 एंड 6 करके उसको सॉल्व, गलत हो जाएगा। आपको इसको करने के लिए मोल्स आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसके ऊपर किस प्रकार से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन बना के दे दिया, आपको सवाल दिया है कि 10% यूरिया, 10% यूरिया W बाय W, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलियन है, इसमें आपको यूरिया का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। यूरिया का मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया।
तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो सबसे पहली बात, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सर एक होगा। एक नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे एक अकेला कंपोनेंट है यूरिया। तो एक अगर कंपोनेंट हो तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होता है। और अगर यहाँ खाली एक ही घटक हो, सिंगल कंपोनेंट हो, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब मोल्स डिवाइड बाय मोल्स सेम चीज के हो जाएं, एक ही वहां पे कंपोनेंट है, दूसरा है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा। यहां नहीं होगा, यहां दो कंपोनेंट है, ध्यान रखना। 10% ही है यूरिया, तो 10% यूरिया को अपन अगर ओपन करें तो क्या आएगा, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम यूरिया है, तो विलायक कितना हुआ? तो अपन कह सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया है तो उसमें 90 ग्राम पानी है, ये बन पढ़ चुके हैं। 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और अगर विलायक सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ हो तो हम हमेशा उसमें वाटर ही यूज करेंगे। तो वाटर हो गया आपके पास 90 ग्राम और यूरिया हो गया आपके पास 10 ग्राम। अब ये डायरेक्टली 10 और 90 यहाँ पे नहीं लेना है आपको इन दोनों से क्या करना है, पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं पहले मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं, एन यूरिया, दैट मीन्स यूरिया के मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यूरिया का मोलर मास आप ध्यान रखना 60 होता है, वैसे आप ज्ञात भी कर सकते हैं, NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया। यहां सबके परमाणु भार को रखोगे तो 60 आएगा। यूरिया का मोल हो गया 1/6 मोल। सिमिलरली आप यहाँ पे वाटर का मोल निकाल लीजिए, मतलब कि N वाटर, और वाटर का मोल कितना होगा, तो वाटर का मास 90 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। पानी का अणुभार 18 होता है, ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन 18, टोटल ऐड कर इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 5 मोल्स। क्लियर? तो वाटर के आ गए 5 मोल्स और यूरिया के आ गए 1/6 मोल। अब आप इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स X यूरिया इक्वल टू द मोल्स ऑफ यूरिया 1/6, जिसका मोल निकालना है उसके मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एंड टोटल मोल्स इज 1/6 प्लस 5/1। टोटल मोल्स कितने हो गए भाई, 1/6 और इसके 5 मोल, तो 1/6 और 5/1 कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 1/6 एंड डिवाइड बाय, ये अगर अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 6 इंटू 5 30 एंड 1 31/6, ठीक है। और इजी कर लिया, 6/6 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/31 एंड इट इज यूनिटलेस, सो कोई यूनिट नहीं आएगी, आपका मोल फ्रैक्शन आ गया 1/31। क्लियर? अब यहीं पे अगर आपको वाटर का पूछ ले कि मान लो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो वापस से सॉल्व नहीं करना है। अपन जानते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स एक्स वाटर कितना होगा, तो टोटल 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर लो, 1 - 1/31 एंड दैट इज इक्वल टू 30/31 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? तो टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कुल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। समझ आया क्वेश्चन? अब इसमें डेंसिटी वाला भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, हम और आगे पढ़ेंगे। अभी इसको और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं एक और, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका सवाल जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। इस बार आपको यूं बोल दिया कि 2m, ठीक है, स्मॉल m कर देता हूं मैं इसको, 2 स्मॉल m मीन्स मोलल। तो 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन है। इस NaOH जो विलियन है, इसमें NaOH के मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो, NaOH के मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करो, ठीक है। NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, चलिए देखें। NaOH का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको दिया हुआ है 2 स्मॉल m ऑफ NaOH। तो सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग निकालिए, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 स्मॉल m NaOH, स्मॉल m का मतलब होता है मोलल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मोललिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 मोल जो है वो 1 किलो विलायक मीन्स वाटर में डिसॉल्व है, 2 मोल 1 किलोग्राम पानी में डिसॉल्व है, 1 kg ऑफ वाटर 2 मोल्स, ठीक है। तो अपने पास NaOH के मोल्स तो आ गए कि मोल्स ऑफ NaOH मीन्स NaOH के मोल कितने होंगे, गिवन है 2 मोल्स। वाटर के मोल्स कितने होंगे तो निकाल लीजिए, N वाटर के कितने हो गए 1 kg मीन्स 1000 ग्राम डिवाइड बाय
18 दैट इज इक्वल टू 55.5 मोल्स। तो पानी का जो 1 किलो पानी होता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 55.5 मोल। अब आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो XNaOH इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH विच इज 2, जिसका निकालना है उसके मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल्स 2 प्लस 55.5 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 57.5। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्लियर हुआ? तो ऐसे मोल फ्रैक्शंस को अपन इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद आपकी नेक्स्ट और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि 4 ग्राम ये और 8 ग्राम ये डिसॉल्व किया, जिसे मैं आपको एक और क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पे बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस मिलाई गई, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस मिलाई गई। तो इसमें ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? ऑक्सीजन का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश आपको ज्ञात करना है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इफ 8 ग्राम ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन आपने पढ़ा। अब देखो यहाँ गलती क्या करते हैं, पहले अपन वो पकड़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे, है ना, डायरेक्टली नहीं रखना है 8 और 28, ये तो ग्राम्स में है, तो पहले अपन इसके मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट कर लो। NO2, तो O2 का मोल्स कितना हो गया 8 गिवन मास डिवाइड बाय, यहाँ देखो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं डिवाइड बाय 16 कर देते हैं कि सर ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन 16 होता है। नहीं, आपको ऑक्सीजन गैस दिया है, ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, O2 मतलब 32, सो 8 डिवाइड बाय 32 एंड 8 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 1/4, तो इट इज 1/4 मोल्स। आ गया O2 का मोल 1/4 मोल। सिमिलरली द मोल्स ऑफ N2, सो मोल्स ऑफ N2 इज 28 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 28 डिवाइड बाय 28 इज इक्वल टू 1 मोल्स। दोनों के मोल्स आ गए। अब मोल्स आने के बाद अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है आपको, ऑक्सीजन का। सो XO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.25 मोल्स 1/4 0.25 एंड मोल्स ऑफ टोटल मोल्स 0.25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 1.25 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/5 टाइम्स, सो इट इज 1/5 और वी कैन राइट 0.2 योर आंसर। क्लियर? तो ये मुझे क्लियर करना था कि O2 देते वक्त या नाइट्रोजन गैस देते वक्त उसका मॉलिक्यूलर मास अणुभार रखना है, परमाणु भार नहीं रखना है, यहाँ 14 नहीं करना है और यहाँ जो है 16 नहीं करना है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 32 और मॉलिक्यूलर मास 28 रखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट कंसंट्रेशन नंबर 5। अगली आपकी सांद्रता है ppm कंसंट्रेशन। ppm कंसंट्रेशन, ppm सांद्रता क्या होती है? ठीक है, ppm किसे कहते हैं और ppm कंसंट्रेशन फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में कहते हैं भाग प्रति 10 लाख, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में कितना भाग है, मतलब 10⁶ में जो टोटल सॉल्यूशन है 10⁶, 10 लाख का बोलते हैं 10⁶, उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट हैं उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एक और बात ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन को अपन मिलीग्राम mg, मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर ml भी लिखते हैं। ठीक है, इसे मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर ml भी लिखते हैं। जैसे आपको लिख दिया कि 5 मिलीग्राम पर लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब 5 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोला गया है, तो इसे अपन कहेंगे 5 ppm। समझ आई? तो मिलीग्राम पर लीटर बोलो, चाहे ppm बोलो, चाहे माइक्रोग्राम पर ml बोलो, एक ही बात है। ये सब ppm कंसंट्रेशन को शो करते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इस कंसंट्रेशन का यूज हम कब करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपके दिमाग में हमेशा फीड रखना है कि इस कंसंट्रेशन का यूज हम करते हैं वाटर में, पानी के अंदर DO ज्ञात करने में। DO का मतलब है डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, या पानी की BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या पानी की
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, बीओडी, सीओडी, डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन ज्ञात करने में। उसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, जो ड्रग्स होती हैं दवाइयों में भी पीपीएम कंसंट्रेशन यानी मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का यूज होता है। इसके अलावा वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं, दैट मीन्स पॉल्यूटेंट्स जो हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वातावरणीय प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स जितने भी होते हैं प्रदूषक, जैसे वहाँ नाइट्रोजन की सांद्रता या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता उस एरिया में इतने पीपीएम पाई गई, तो उसके लिए अपन इस कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस कंसंट्रेशन का यूज हम किसको निकालने में करते हैं, इसके लिए हम करते हैं ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स। ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर को भी इसी कंसंट्रेशन का यूज करके लिखा जाता है कि पानी में जो है फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी पीपीएम है, या पानी में जो है गुलिक ऑक्सीजन इतनी पीपीएम है, या पानी में जो है नाइट्रेट की कंसंट्रेशन सांद्रता इतनी पीपीएम है। तो ये एरिया है, ये मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर दी एरिया वेयर दिस कंसंट्रेशन इज यूज। ये इन एरिया में ज्यादातर यूज आती है। ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन है, बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, इसका जो फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, तो आप देखना ये बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन होती है। व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम कंसंट्रेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 10⁶ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, अपॉन टोटल पार्ट्स यानी भार भाग, पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, विलियन के कुल भार भाग इनटू 10⁶ का मतलब होता है मिलियन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम कंसंट्रेशन, मतलब विलय के भार भागों की संख्या जो 10⁶ भार भाग विलियन में उपस्थित है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन दिया जाता है। भार भाग का मतलब देखो यहाँ क्या है, मैं बता दूं आपको। दिस कंसंट्रेशन इज यूज्ड इन एनी फॉर्मेट, लाइक वेट बाय वेट, आप इसको वेट बाय वेट यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बाय वेट बाय वॉल्यूम, और वी कैन यूज बाय इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब आप इसको किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो, जैसे ऊपर वेट रखा तो नीचे वॉल्यूम भी रख सकते हो, ऊपर वेट तो नीचे वेट भी रख सकते हो, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम भी रख सकते हैं। तीनों ही पार्ट्स में ये काम में आती है, तो उसको बोलते हैं भार भाग, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू 10⁶। एक और बात, अगर यहाँ पे आपने 10⁶ नहीं किया है और उसकी जगह 10⁹ कर दिया है, तो वो मैं अलग से नहीं बता रहा, मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए, अगर अपने यहाँ 10⁶ की जगह 10⁹ पुट कर दें, तो दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीपीबी। इसे पीपीबी बोलते हैं। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो डेफिनेशन सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, यूजेस सेम है, ठीक है। सिर्फ फर्क किस में है, 10⁶ की जगह 10⁹ अगर पुट कर दे तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन के बाद आपकी नेक्स्ट कंसंट्रेशन है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो एक नॉर्मल इसका भी इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं, दैट इज 6th कंसंट्रेशन फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंट बाय एफ, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं फॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। नॉट इन एनसीईआरटी और 12th क्लास बुक, तो कंपटीशन लेवल से इसको साथ में मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये यूज कहाँ आता है? देखो, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं, कुछ जो है ना विलय, जब विलय ऐसा हो कि विलय का जो है वो विलियन के अंदर क्या हो जाए, आयनन हो जाए, दैट मीन्स डिसोसिएशन हो जाए, या विलय जो है उसका विलियन के अंदर संगुणन हो जाए, संगुणन मीन्स एसोसिएशन हो जाए। तो जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाता है, देन वी यूज फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन, और फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन में हम सूत्रभार, ठीक है, हम सूत्रभार का यूज करते हैं। सूत्रभार मीन्स फॉर्मूला मास। तो इसमें हम
मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणु भार, ये नहीं लेते हैं। इसमें हम लेते हैं सूत्र भार, फॉर्मूला मास लेते हैं हम इसमें। अब ये फॉर्मूला मास क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एसिटिक एसिड CH3COOH, जब अपने एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर लेते हैं C6H6 बेंजीन, तो इस एसिटिक एसिड का डायमर बन जाता है CH3COOH होल ट्वाइस। मतलब ये डायमराइज हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, इसका डायमर बन जाता है, ये इसका डायमर है। और जैसे इसका डायमर बनता है तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये नहीं है, अब इसका फॉर्मूला ये है। और ये अगर इसका फॉर्मूला है CH3CO होल ट्वाइस है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास का डबल। मॉलिक्यूलर मास होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो फॉर्मूला मास कितना होगा 120। क्लियर। तो फॉर्मूला मास जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही सोल्यूट जाता है और जाने के बाद अगर उसका डिसोसिएशन आयनन या संगुणन हो जाए, वियोजन या संगुणन हो जाए, तब अपन फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। बाकी डेफिनेशन जस्ट लाइक मोलैरिटी, सब कुछ मोलैरिटी के जैसा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट that dissolve in 1 liter of solution। ठीक है, ये था मोलैरिटी, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट मोलैरिटी, हम इसे मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन कहलाती है मोलरता। मोलरता का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। अब देखो मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बोल सकते हैं मोल्स की जगह। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सेम डेफिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्यूट, मतलब विलय के सूत्र भारों की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। विलय के सूत्र भारों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी में इसको लिख भी लेना साथ में, विलय के सूत्र भारों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। और सब कुछ सेम रहेगा, केवल फॉर्मेलिटी में रिप्रेजेंट बाय एफ, और फॉर्मूले में एक चेंज आएगा, द मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन, यहां हो जाएगा उसका फॉर्मूला मास FM, फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी बुक बट इन कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको एक डिफरेंस बता रहा हूं कि फॉर्मलता नाम की भी कोई चीज होती है जो कंसंट्रेशन का एक टाइप है। ठीक है, फॉर्मूला मास क्या होता है सर, फॉर्मूला मास होता है कि वो डायमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। डिसोशिएट हो रहा है, जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की जो एक यूनिट सेल होती है, या एक जो सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल है उसमें 6 NaCl होते हैं, 6 NaCl, तो उसका फॉर्मूला यूनिट हो गया 6, तो मॉलिक्यूलर मास इनटू 6 कर लेंगे अपन NaCl के लिए। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं फॉर्मेलिटी। चलिए एक मैं आपको रिलेशन बताता हूं यहाँ पे, जो मोलरता और, देखिए नेक्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कोई रिलेशन पूछ ले तो आप वो याद रखना, डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला है कि मोललता दे रखी है और मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो अपन सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, जो भी है कंपोनेंट ले लीजिए x1, इट इज सपोज दैट m2, इट इज m2। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी
मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं यहाँ M2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ M2 का मतलब मोललता नहीं है, यहाँ M2 का मतलब है विलायक का अणु। तो यहाँ M2 जो है वो विलायक का मोलर द्रव्यमान है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना यहाँ M का मतलब मोलरता नहीं है। ठीक है, M2 का मतलब जो यहाँ लिखा है उसका मतलब है विलायक का मोलर द्रव्यमान, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आप ध्यान रखना। वैसे आप अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इस रिलेशन के बिना भी आप डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था मोल फ्रैक्शन का, वैसे आप इसको डायरेक्टली अपने इटसेल्फ जो है इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है आपके लिए, इसका नाम है मोल फ्रैक्शन के बाद मोल फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी के बाद एक कंसंट्रेशन आती है नंबर 7, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, ठीक है, स्पेशली फॉर द कंपटीशन एग्जाम H2O2 की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो H2O2 जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है उसके लिए एक अलग मेथड यूज होता है। जो H2O2 की बोतल होती है उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसकी सांद्रता को आयतन प्रतिशत में अपन ज्ञात करते हैं या आयतन के रूप में ज्ञात करते हैं। जैसे बोतल के ऊपर लिखा होता है 20V H2O2, है ना, 20V H2O2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो H2O2 है जब वो डिसोशिएट होता है, जैसे मैं आपको इसकी इक्वेशन बताऊं, H2O2 डिसोशिएट होकर बनाता है वाटर और वाटर के साथ बनाता है ऑक्सीजन, ये इसकी इक्वेशन है। तो H2O2 का कितना आयतन ऑक्सीजन देता है वो अपन बोतल के ऊपर लिखते हैं। जैसे 20V का मतलब है कि इस बोतल का 1 लीटर अगर मैं H2O2 लूं तो वो 1 लीटर H2O2 आपको 20 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी उसके ऊपर लिखा है, जैसे 10V लिखा है तो 10V का मतलब इसका 1 लीटर 10 लीटर ऑक्सीजन देता है। ये H2O2 की सांद्रता होती है NTP पर या STP पर। ठीक है, और अगर आपको इसकी मोलरता ज्ञात करनी है या आपको इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो आप डायरेक्टली एक सिंपल सा जो है ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उससे आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। लाइक H2O2 की मोलरता, तो मोलैरिटी ज्ञात करनी है तो आप सीधा कर सकते हो, जो भी उसकी आयतन सांद्रता दे रखी है, यानी कि आयतनी जो वॉल्यूम दे रखा है उसका डिवाइड बाय 11.2। ठीक है, जो भी आयतन सांद्रता दे रखी है उसमें 11.2 को आप डिवाइड कर दीजिए तो H2O2 की क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। ठीक है, और अगर नॉर्मलता निकालनी है तो 11.2 की जगह आप 11.2 की जगह आप 5.6 रख दीजिए। आधा होता है ना नॉर्मलिटी मोलरिटी का। तो आप इसमें अगर आपको पूछ ले कि H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात करो, तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका जो भी आयतन सांद्रता दे रखी है, आयतन जो है सांद्रता दे रखी है उसमें डिवाइड कर लीजिए 5.6 का, तो आपको H2O2 की सांद्रता मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। बस ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये है नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी नीट लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता है इसको। फॉर्मूलों के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप इसमें सॉल्व कर सको उसको, H2O2 की कंसंट्रेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया है मैंने विलियन चैप्टर का, कि सांद्रता क्या होती है और सांद्रता कितने प्रकार की होती है। 1-2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करना। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है आपके लिए 20% W/W Ki का विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, जिसका घनत्व 1.20 ग्राम पर ml दे रखा है। ठीक है, ग्राम पर ml दे रखा है। तो एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट को क्लियर करना। इस एक ही क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ज्ञात करनी है मोललता।
सबसे पहले मोललता, फिर दूसरा मोलरता, मोलरता, और तीसरा के आई का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ज्ञात करो। ठीक है, मोलरता, मोललता और के आई का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। इन 3 चीजों को इस एक ही क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञात करो। कि आप ध्यान रखना, के आई का मैं आपको मोलर द्रव्यमान बता दूं, के आई का मोलर द्रव्यमान होता है 166। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ के आई का मॉलिक्यूलर मास होता है 166। तो एक सवाल तो आप ये करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल एम। ठीक है, 2 कैपिटल एम NaOH, यानी मोलर है ये, इस बार मोलल नहीं है, मोलर। तो 2 कैपिटल एम NaOH की NaOH में NaOH का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश ज्ञात करो यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। ठीक है, इस बार मैंने 2m दिया है, यहां पर 2m का मतलब है मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, मोलल का तो मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन, ये है मोलरता में दे रखा हो, तब आप उसमें से मोल फ्रैक्शन, मोल अंश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्लियर। एक सवाल और देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका तीसरा सवाल है आज का। एक विलयन है जिसमें बेंजीन है। ठीक है, वो बेंजीन है 30% वेट बाय वेट में है। ठीक है, और वेट बाय वेट विलयन है, और विलयन जो है वो बनाया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो CCl4 है, बेंजीन को CCl4 में घोला गया है। ठीक है, तो आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करो, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करो। क्लियर। चलिए इन क्वेश्चंस को आप देखना। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसके ऊपर 100% आपको सेकंड ग्रेड या ACF लेवल पे जो है, नीट लेवल पे आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।